सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है सोशियोनॉमिक्स अ कंप्लीट गाइड फॉर सोशल साइंस। तो बच्चों, आज आपका एजुकेटर चंदन सर आपके लिए लेकर के आए हैं पार्ट सेकेंड ऑफ क्लास 10 सिविक्स, और जो चैप्टर अभी चल रहा है उसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। तो बच्चों, पार्ट 1 जो था हमारा इस चैप्टर के ऊपर, उसमें मैं बहुत सारे टॉपिक्स को सिंपल मैनर में एक्सप्लेन किया हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इसी चैप्टर का पार्ट 1 जरूर देखें और उसके बाद ही पार्ट 2 को अंत तक देखें, ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप एग्जामिनेशन के लिए अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। तो बच्चों, हम लोग इस लेक्चर को शुरू करते हैं आज के मोटिवेशनल कोट के साथ। और आज का मोटिवेशनल कोट है, डोंट लेट अगली इन अदर्स किल द ब्यूटी इन यू। इसका अर्थ है बच्चों कि दूसरों की कुरूपता से अपने अंदर की सुंदरता को कभी भी मरने मत दीजिए। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आइए अब हम लोग देखते हैं आज इस लेक्चर में कौन कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैलेंजेस ऑफ इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज, नेक्स्ट steps taken to address challenges of political parties, next suggestions for reforms in political parties, और हमेशा की तरह आज फिर से मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूं आज के डू यू नो सेक्शन में। तो चलिए बच्चों, आज का टॉपिक नंबर 1 हम लोग पढ़ते हैं। तो टॉपिक नंबर 1 है चैलेंजेस ऑफ इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज। आपको मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि पॉलिटिकल पार्टीज फाउंडेशन है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का। बिना पॉलिटिकल पार्टीज की डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में इमेजिन भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या होगा जब पॉलिटिकल पार्टीज में ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे? तो इसका जवाब ये है कि यदि पॉलिटिकल पार्टीज में प्रॉब्लम्स होंगे तो इससे डेमोक्रेसी जो है वो कमजोर होगा, और डेमोक्रेसी को कमजोर करने में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज के प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने का जो पूरा जिम्मेदारी है वो देश के नागरिक का है, हमारे देश के राजनेताओं का है और साथ में हमारे देश की सरकार का है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर पॉलिटिकल पार्टीज के प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस क्या है। फर्स्ट प्रॉब्लम है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पॉलिटिकल पार्टीज। ये बात जान के आश्चर्य होता है बच्चों कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हमारे डेमोक्रेसी को मजबूत करता है उसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं होता है। आप देखिएगा कि पॉलिटिकल पार्टीज में जो भी फैसला होता है वह कुछ लोग ही मिल करके लेते हैं। जितने पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स होते हैं उनको डेमोक्रेसी में जो है पार्टी के फैसले को लेने के कामों में शामिल होने का हक है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज का जो भी फैसला होता है वो कुछ लोग ही मिलकर के ले लेते हैं, और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स होते हैं उनको किसी तरह का पार्टिसिपेशन नहीं मिलता है पॉलिटिकल पार्टीज के डिसीजन मेकिंग में। आप देखिएगा कि जो भी अलग अलग तरीके के पोस्ट होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में उसको भी रेंडमली जो है लोगों को दे दिया जाता है बिना किसी तरीके का ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन करवाए। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उनके अंदर खुद ही डेमोक्रेसी नहीं है, और अगर उनके अंदर खुद ही डेमोक्रेसी नहीं होगा तो कैसे वो हमारे देश के डेमोक्रेसी को मजबूती प्रदान करेंगे। नेक्स्ट, डायनेस्टिक सक्सेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज। हमारे देश के पॉलिटिकल पार्टीज का वन ऑफ द मेजर चैलेंज जो है वो है डायनेस्टिक सक्सेशन। हमारे देश में बच्चों आप देखिएगा कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर वंशवाद पूरी तरीके से हावी है। जैसे आरजेडी में आप देखिए, आरजेडी के मुखिया लालू यादव है, और लालू यादव के बाद पूरा जो पावर है आरजेडी का वो तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के पास आ गया है। उसी तरीके से आप बात करेंगे मुलायम सिंह यादव का, तो मुलायम सिंह यादव के बाद जो पूरा समाजवादी पार्टी का जो पावर है वो अखिलेश यादव के पास आ गया है। तो आप देखिएगा कि वंशवाद हमारे देश के पॉलिटिकल पार्टीज का एक बहुत ही अभिन्न अंग बन गया है, और डायनेस्टिक सक्सेशन के कारण पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर एक परिवार विशेष का कब्जा हो जाता है जो कि लोकतंत्र के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है।
नेक्स्ट, यूज ऑफ मनी एंड मसल पावर इन इलेक्शन। हमारे देश में आप देखिएगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो मनी और मसल पावर का इस्तेमाल भी करते हैं किसी भी इलेक्शन को जीतने के लिए। कई बार जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग होते हैं उनको भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो चुनाव में कैंडिडेट के रूप में खड़ा करा देता है। साथ में आप देखिएगा कि मनी को भी जो है यूज किया जाता है वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। यदि मनी और मसल पावर का इस्तेमाल हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा किया जाएगा तो इससे जो हमारा डेमोक्रेसी है उसको काफी ज्यादा नुकसान होगा। जो लोग अच्छे हैं, जो समाज के लिए काम करना चाहते हैं, उनको मौका नहीं मिलेगा यदि पॉलिटिकल पार्टीज पैसे और बाहुबल के इस्तेमाल से चुनाव को जीतते रहेंगे। नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल पार्टीज। हमारे देश में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनमें पारदर्शिता की बहुत ज्यादा कमी है। पॉलिटिकल पार्टीज जो है कभी भी ये नहीं बताते हैं कि उनके पास जो भी पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, कब आ रहा है, कितना आ रहा है और वो पैसा पॉलिटिकल पार्टीज कहाँ रख रहे हैं और कहाँ पे जमा कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो भी आपका ट्रांसपेरेंसी है वो पॉलिटिकल पार्टीज में देखने को नहीं मिलता। इससे जो जनता का विश्वास है वो पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर जो है वो कम होने लगता है, जो कि लोकतंत्र के बिल्कुल खिलाफ है। नेक्स्ट, लो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिकल पार्टीज। हमारे देश में आप देखिएगा शुरू से ही पॉलिटिकल पार्टीज में विमेन का पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा लो रहा है। जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो कभी भी विमेन के पार्टिसिपेशन को और पॉलिटिकल पार्टीज में इंकरेज नहीं करता है। इससे आप देखिएगा कि हमारे देश में जो पार्लियामेंट है उसमें केवल 14% जो है वो विमेन है। इसी की तुलना में यदि देखा जाए यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट में तो वहां पे 33% जो है विमेन कैंडिडेट हैं पार्लियामेंट में यूके के। तो आप कह सकते हैं कि जो विमेन का पार्टिसिपेशन है वो काफी लो है पॉलिटिकल पार्टीज में, और ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है क्योंकि यदि विमेन का पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल पार्टीज में कम होगा तो इससे जो विमेन रिलेटेड इश्यूज है उनको प्रमुखता से उठाया नहीं जाएगा पार्लियामेंट में, और जो विमेन के जो समस्याएं हैं वो वैसे का वैसे बनी रहेंगी। नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है बच्चों वो है स्टेप्स टेकन टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब एक सवाल यदि आपसे पूछा जाए कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज के प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस को दूर करने के लिए हमारे देश में कोई भी स्टेप नहीं लिया गया, तो इसका जवाब ये होगा बच्चों कि हमारे देश में समय समय पे बहुत सारे स्टेप्स लिए गए जिनसे पॉलिटिकल पार्टीज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। उनमें से कुछ स्टेप को मैंने यहाँ पे लिखा है। पहला स्टेप है लिमिट ऑन द यूज ऑफ मनी इन एन इलेक्शन। हमारे देश में कानून बनाया गया है और उस कानून के अनुसार जो भी इलेक्शन में पैसा खर्च होगा एमएलए या एमपी का, उसके ऊपर जो है वो लिमिट लगा दिया गया। अब कोई भी कैंडिडेट जो है एमएलए और एमपी के चुनाव में उस लिमिट से ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकता। लेकिन असलियत तो ये है बच्चों कि इस लॉ को ज्यादातर पॉलिटिशियंस नहीं मानते हैं और वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में पैसे का इस्तेमाल करते हैं चुनाव को जीतने के लिए। दूसरा स्टेप लिया गया इनेक्टमेंट ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। हमारे देश में एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया 1985 में। एंटी डिफेक्शन लॉ के अनुसार यदि कोई भी एमपी या एमएलए अपने पार्टी को चेंज करता है तो उसका जो मेंबरशिप है लोकसभा या फिर राज्यसभा या फिर विधानसभा उसे रद्द कर दिया जाएगा। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है रोक लगाने के लिए लाया गया था दल बदलू नेताओं के ऊपर। दल बदलू नेता जो होते थे वो अपने स्वार्थ के हिसाब से जो है अपने पॉलिटिकल पार्टीज को बदलते रहते थे, तो उनके ऊपर रोक लगाने के लिए और जनता का विश्वास भारत के पॉलिटिकल पार्टीज और लोकतंत्र के ऊपर बढ़ाने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ को लाया गया था।
नेक्स्ट जो स्टेप लिया गया वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मेड इट कंपल्सरी टू सबमिट एफिडेविट फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन। हमारे देश में आप देखिएगा बच्चों कि जो भी कैंडिडेट है उन्हें यदि चुनाव लड़ना है तो उन्हें अपना एफिडेविट सबमिट करना पड़ता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। एफिडेविट में कैंडिडेट जिसे चुनाव लड़ना है उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी उपलब्ध होती है, जैसे कि कैंडिडेट के ऊपर क्या कोई क्रिमिनल केस है या फिर नहीं, कैंडिडेट जो चुनाव लड़ने वाला है उसके पास कितना संपत्ति है, ये सब जानकारी जो है एफिडेविट के माध्यम से कैंडिडेट जो है वो चुनाव आयोग को देता है। और इससे जो वोटर्स हैं उनको बहुत सारी जानकारी उपलब्ध हो पाती है कैंडिडेट से जुड़ी हुई जो कि इलेक्शन में खड़े होते हैं, और वोटर जो है अपने जानकारी के अनुसार जो है वो वोट कैंडिडेट को देते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है वो है बच्चों सजेशंस फॉर रिफॉर्म इन पॉलिटिकल पार्टीज। अभी इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री व्हाट सजेशंस वी कैन गिव फॉर रिफॉर्म इन दी पॉलिटिकल पार्टीज। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे मैंने 4 सजेशंस लिखा है और ये 4 सजेशंस दिए जा सकते हैं ताकि पॉलिटिकल पार्टीज के जो प्रॉब्लम्स है या फिर जो चैलेंजेस है वो रिमूव हो जाए। नेक्स्ट पहला टॉपिक है बच्चों इसमें स्टेट फंडेड इलेक्शन शुड बी प्रमोटेड। हमारे देश में बहुत सारे लोगों के द्वारा ये मांग किया जा रहा है कि स्टेट फंडेड इलेक्शन हमारे देश में करवाया जाए। अभी स्टेट फंडेड इलेक्शन में जितना भी इलेक्शन का एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट दे और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के ऊपर जो भी लोग हैं वो चुनाव को लड़े। इससे 2 फायदा होगा। फायदा नंबर 1 कि जो मिस यूज होता है मनी का इलेक्शन के समय उसके ऊपर रोक लगेगा। साथ में ऐसे लोग जिनका समाज में बहुत ही ज्यादा सम्मान है लेकिन पैसे के अभाव में वो चुनाव नहीं लड़ पाते हैं, ऐसे लोग जो हैं वो आगे आएंगे और वो चुनाव के जितने भी काम होते हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और समाज के बेहतरी के लिए वो जनता के प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे। नेक्स्ट लॉ शुड बी मेड टू इंश्योर मिनिमम परसेंटेज ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन इन ईच पॉलिटिकल पार्टी। हमारे देश में लॉ बनना चाहिए जिस लॉ के अनुसार ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी में मिनिमम परसेंटेज ऑफ वुमेन होने चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारे देश के पॉलिटिकल सिस्टम में जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है वो बढ़ेगा और वुमेन एम्पावरमेंट होगा। नेक्स्ट है वोटर शुड कास्ट देयर वोट स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। हमारे देश में बच्चों देखा जाता है कि जो वोटर्स होते हैं वो जात और धर्म के आधार पे कई बार वोट देते हैं। वोटर्स को जो है जात और धर्म के आधार पे वोट न दे करके विकास के आधार पर वोट देना चाहिए ताकि जो भी जनप्रतिनिधि हमारे देश में वो जो है विकास के मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़े और जो भी जनप्रतिनिधि विकास कर रहा है वही चुनाव को जीत करके देश के विकास को आगे की ओर बढ़ाए। Next, common people with good experience and reputation in society should take interest in political activities of the country. हमारे देश में ये देखा गया है कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो लोग हमारे समाज में काफी सम्मानित है, जो लोग काफी ईमानदार छवि के होते हैं, वो बाहर से तो पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत ज्यादा जो है क्रिटिसाइज करते हैं लेकिन वो कभी भी हमारे देश के पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो उन लोगों को समाज में आगे आना चाहिए, उन्हें भी पॉलिटिकल पार्टीज बनाना चाहिए, उन्हें भी चुनाव लड़ना चाहिए ताकि जनता को अच्छे जनप्रतिनिधि मिले और हमारे देश के लोगों का कल्याण हो सके और देश का विकास हो सके। तो बच्चों जो भी मैंने आपको टॉपिक बताया है वो सभी आपको समझ में आ गया होगा ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। तो चलिए आज हम लोग डू यू नो सेक्शन के बारे में भी जान लेते हैं। तो आज के डू यू नो सेक्शन में मैं आपको बताने वाला हूँ यूपी और एनडीए के बारे में।
तो यूपीए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस और एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अलायंस को हिंदी में गठबंधन बोला जाता है। कई बार बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज मिल करके चुनाव को लड़ते हैं और इसे ही हम लोग पॉलिटिकल अलायंस कहते हैं। तो हमारे देश में दो प्रमुख पॉलिटिकल पार्टीज के जो अलायंस है वो है यूपीए और एनडीए। यूपीए को लीड करता है इंडियन नेशनल कांग्रेस और एनडीए को लीड करता है भारतीय जनता पार्टी। यूपीए में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलावा बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे नेशनल कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, डीएमके, और उसी तरीके से एनडीए में भी बीजेपी के अलावा बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, अपना दल, ये सभी। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिएगा और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है सोशियोनॉमिक्स, अ कंप्लीट गाइड फॉर सोशल साइंस।